अब आवाज़ जा रही होगी आपकी। हाँ, माइक नहीं लगाए थे इसलिए आवाज़ नहीं जा रही थी। केमिस्ट्री करना है, आपका पीडीएफ दे दिया गया है, वो थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा। आज छठ था तो आज थोड़ा कम ही पढ़ाएंगे। कल सैटरडे संडे आप लोग की छुट्टी नहीं है, याद रखिएगा, कल सैटरडे संडे आपकी छुट्टी नहीं है, आप लोग का क्लास कराएंगे। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन रख रहे हैं। फिजिक्स में 150 है, केमिस्ट्री में भी 150 है, बायोलॉजी में भी 150 है। इससे क्या है, इतना रिवाइज कर लीजिएगा, आपका साइंस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में टाइम बचेगा तो आप कहिएगा कि सर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का कुछ और करा दीजिए, तो उसको भी करा देंगे। ठीक है, आवाज़ जा रही है कि नहीं जी? केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया यार, कब चलेगा क्या? आवाज़ जा रही है कि नहीं? केमिस्ट्री का पीडीएफ बाबू अपलोड प्रीवियस में नहीं है वीडियो। देखिए वो कल सैटरडे संडे है, कल खाली बैठेंगे, आपका सारा शिकायत दूर कर देंगे। टाइम नहीं मिल पाता है ना ऐसे रेगुलर क्लासेज में। अरे हम उधर बैठे थे ना कमेंट सेक्शन के पास में। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ लोग का कहना है कि सर फिजिक्स का एक क्लास प्रीवियस में नहीं दिख रहा, लाइव में दिखा था, प्रीवियस में नहीं दिखा था। कल उसको सेट कर देंगे। एक्चुअली कल सैटरडे है तो आदमी थोड़ा सा फ्री रहेगा, तो कल सारा काम कर देगा इसके लिए। और आप लोग का ये केमिस्ट्री का भी पीडीएफ डाल दिए हैं। शो नहीं कर रहा होगा, एक्चुअली वो थोड़ा 1-1.5 घंटा बाद शो करता है। जस्ट अभी 1 घंटा पहले ही डाले थे, तो हम यहाँ आपको बता देते हैं। आज छठ है तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं बताएंगे। आज आपको 25 से 30 क्वेश्चन बताएंगे, बट क्वेश्चन बड़ी लंबे लंबे हैं सब। आप देखिएगा क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है ना, इसका ऑप्शन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आपको ऑप्शन दिखेगा तो क्वेश्चन नंबर 1 में 26 ठो ऑप्शन है 26 को क्वेश्चन है ये। तो इसमें लंबे लंबे क्वेश्चन है केमिस्ट्री में थोड़ा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री को कर देंगे, उसके बाद फिर बायोलॉजी कर लेंगे। ये साइंस के लिए बहुत हो जाएगा आपके लिए, इतना अगर रिवाइज कर लेते हैं तो मोटा मोटी हर एक टॉपिक को टच किए हैं। ठीक है, दरोगा में टेक्निकल है। और हम लोग कोशिश करेंगे संडे के दिन केमिस्ट्री को ख़त्म कर दे, साइंस पोर्शन ख़त्म कर दे, फिर स्टार्ट कर देंगे आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी दोबारा। ठीक है, आपको और भी कुछ कुछ क्वेश्चन अगर रहेंगे तो उसको भी करा देंगे लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तो। ठीक है, पॉलिटी अधूरा नहीं था बाबू, पॉलिटी कंप्लीट था। खैर कोई बात नहीं, फिर से करा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ध्यान से दीजिए कि 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। को पीडीएफ नहीं है तो यहाँ आप डायरेक्ट मेरे साथ आंसर देने की कोशिश करेंगे। 1 को 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखिए भैया क्या चीज़ सुमेलित करना है इसमें। देखिए हरा कांच, हरा कांच में क्या मिलाया जाता है भैया? तो हरा कांच में कभी भी फेरस ऑक्साइड मिलाया जाता है। हरा कांच में कौन सा ऑक्साइड मिलेगा? फेरस ऑक्साइड। हरा कांच में फेरस ऑक्साइड। हरा कांच फेरस ऑक्साइड। कीटनाशक के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? तो कीटनाशक के रूप में आयोडीन का प्रयोग करेंगे। कीटनाशक के रूप में आयोडीन का प्रयोग। तो इसका ये सही, उसका ये सही। अगला करा आमाशय, पेट में। पेट में कौन सा एसिड पाया जाएगा? तो पेट में पाया जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला कह रहे हैं विरंजक। विरंजक का मतलब होता है जो किसी दूसरे चीज का रंग को उड़ा दे। तो जब रंग को उड़ा देता है तो उसे कहते हैं विरंजक, रंग उड़ा देता है। तो रंग उड़ाने का काम कौन करता है? क्लोरीन करता है। क्लोरीन के अलावा H2O2 भी काम करता है, ये भी रंग उड़ा देता है किसी चीज का। क्लोरीन क्या है? विरंजक है, ब्लीचिंग है, ब्लीच कर देता है। चेहरे पे भी एक ब्लीच आता है, कचड़ा वचड़ा निकाल के नोच के लेके चल जाता है। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए जब कभी जिप्सम को सुखा देते हैं तो प्लास्टर बन जाता है। हाथ पे जो चढ़ाया जाता है ना, ये होता है जिप्सम, सूखने के बाद हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए इसमें पानी की कमी होती है। तो पीओपी क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, लेकिन इसमें ज़्यादा पानी नहीं रहता है, आधा पानी रहता है। कैल्शियम सल्फेट में आधा पानी रहता है। अगर आपको इसका फॉर्मूला लिखना है तो कैल्शियम सल्फेट का क्या हो जाएगा? CaSO4, CaSO4। ठीक है, अब जितना ये है इसका आधा पानी कर दीजिए, ½ H2O। तो अगर पानी उड़ गया है, ½ H2O हो गया है, तो क्या चीज़ है? पीओपी है। लेकिन जब डॉक्टर लगाता है तो गीला करके लगाता है, वो जिप्सम लगाता है, तो इसमें आधा पानी ना करके 2 गुना पानी कर दिया जाता है। तो वो क्या हो जाता है? जिप्सम हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि जिप्सम का निर्जलीकरण, मतलब जिप्सम से पानी को निकाल दीजिएगा, उसमें जल नहीं रहेगा तो निर्जल हो जाएगा। तो जिप्सम का निर्जलीकरण से क्या मिलता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी बन जाता है। हाथ
पे डॉक्टरवा नहीं बांध देता ऐसे, टूटल है तो घूमते रहिए 40 दिन लेके, समझ में आएगा। तो ये पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोडियम एजाइट, आप में से कितने लोग बता सकते हैं सोडियम एजाइट क्या होता है? गाड़ी चलाते हैं ना तो सोडियम एजाइट क्या करता है, नाइट्रोजन गैस निकालता है खटाक से, तो कार चलाएंगे एक्सीडेंट होगा ना तो यहाँ आगे गुब्बारा बन जाता है, उसी को कहते हैं एयर बैग। तो सोडियम एजाइट का प्रयोग किस में करते हैं? एयर बैग में करते हैं। किस में करेंगे? एयर बैग का। किसी ने आपके नाम से फेक चैनल बनाया है, कोई बात नहीं बहू, बनाने दीजिए, जब कार्रवाई होगी तो उसको समझ में आएगा, घर द्वार बिकेगा उसका। कुछ कुछ होते हैं सब ना कमीने इंडिया में ना, इंडिया को कभी कोई पीछे नहीं किया, यहीं वाले ससुरा लोल रहता है सर। ओके माई बाप हाथ जोड़ेगा, खान से छेड़ दीजिए, ससुरा कहीं का। तो नौटंकी करोगे लोग, हम कुछ करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाता है। कोई बात नहीं, उन लोग का भी उपाय होगा, उपाय करने के लिए लगा दिया गया है। तो जिन लोग को उपाय के लिए लगाया गया वो कह रहा है कि नहीं सर थोड़ा सा और इसको चढ़ जाने दीजिए। जब ज़्यादा ऊंचाई से कोई गिरता है ना तो फिर वो उड़ नहीं पाता है, तो थोड़ा सा हम सोच रहे हैं तो और जब वो चढ़ जा गिरेगा तब समझ में आएगा। छोड़िए वो सबको। आंसू गैस में क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया का। देखिए अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर रोआना है खूब भयानक, भोकार पार पार के रोआना है तो क्लोरीन डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? क्लोरीन। तो दोनों का प्रयोग, लेकिन क्लोरीन से आँखिए बह जाएगा, इसलिए क्लोरीन ज़्यादा खतरनाक होता है। प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं? CO+N2। लेकिन अगर वही वाटर गैस कहता तो N2 के जगह पे H2 लिख देते। वाटर गैस कहता ना, वाटर गैस, तो इसमें क्या लिखते? CO+H2। बस H2 जो है ये वाटर गैस के लिए है और N2 जो है वो प्रोड्यूसर गैस के लिए होता है। समझ में आ गया? ऐसे ऐसे टिक लगाना, मच्छरदानी बना दीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पॉलिटी 50 तक हुआ था, कोई बात नहीं, उसको स्टार्ट कर देंगे, फिर से स्टार्ट कर देंगे, 51 से कर देंगे। चलिए बाबू, मंटू कुशवाहा जी, सबरा खातून, सब लोग का 51 के बाद पॉलिटी नहीं होता, फिर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है मंटू कुशवाहा जी, सुभाष कुमार, ठीक है भाई, पॉलिटी कर देंगे। इतना समझ में आ गया ना? इसको ऐसे मच्छरदानी की तरह घेर लेना है। क्या कर लेना है? मच्छरदानी की तरह घेर लेना है। आगे देखते हैं। प्रोड्यूसर गैस तक हो गया। वाटर गैस, देखिए वाटर गैस में क्या होगा? CO+H2 हो जाएगा वाटर गैस। बायोगैस जो होता है ना, इसी को कहते हैं हम लोग बायोगैस को प्राकृतिक गैस। बायोगैस को क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस। अब आप बताइए प्राकृतिक गैस को इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्राकृतिक गैस को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस। और जब इस नेचुरल गैस को सिलेंडर में पकड़ के चाप देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, तो इसी नेचुरल गैस को चपाइल नेचुरल गैस कहते हैं। चपा हुआ नेचुरल गैस, सी से क्या हो गया? चपा हुआ। तो चपा हुआ नेचुरल गैस, चपा हुआ को CBSE वाला कहता है कंप्रेस, हम लोग क्या कहते हैं? चपाइल नेचुरल गैस। तो चपाइल प्राकृतिक गैस या कंप्रेस नेचुरल गैस, CNG कहते हैं। यही चीज़ है ससुरा प्राकृतिक गैस, इसी को मीथेन कहते हैं। तो ये सब कुछ क्या है भैया? ये सब कुछ मीथेन है। ये हो गया यहाँ पे। सी से क्या होता है? चपाया हुआ। समझ में गया? अगला देखिए LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये जो सिलेंडरवा में जलाते हैं लोग, जिसका खाना बनता है, वो उसे क्या कहते हैं? LPG कहते हैं। सिलेंडर वाले को क्या कहते हैं? ठीक है। बायोगैस किसे कहते हैं? सिलेंडर वाला गैसवा को, सिलेंडर जिसमें खाना बनाता है। आप देखिएगा ना, आज छठ था तो छठ में सब साड़ी उड़ी पहन के लोग जाते हैं, तो जो छोटी साइज की औरतें ना साड़ी पहन लेती हैं सर, वो भी लाल रंग का ना, तो लगता है सिलेंडर है सब। छोट साइज की लड़की अगर साड़ी पहन लेती है सिलेंडर लगने लगती है। तो वही ललका सिलेंडर में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है भैया? तो इसमें होता है प्रोपेन। इसमें क्या होगा भैया? प्रोपेन और ब्यूटेन। ये रहा प्रोपेन और ब्यूटेन। लेकिन एक चीज खराबी है बाबू, ये ससुरा आग बड़ी तेज पकड़ते हैं सब, चाहे जो भी गैस हो ना, आग बड़ी तेज पकड़ता है। अब ये LPG हर घर में है और हर घर में आग पकड़ लेगा ससुरा, उड़ जाएगा यही। इसकी सबसे बड़ी खराबी, ये खचरा जो होता है महकबे नहीं करता है, तो इसमें बसौना चीज मिला दिया जाता है, भक भक महके। तो भक भक महकने के लिए बसौना चीज जो मिला दिया जाता है ना, तो मरल चूहा ऐसा महकता है गैस। तो आदमी कहता है गैस लीक हुआ है, गैस लीक हुआ है। अरे यार वो LPG नहीं महकता है, उसमें बाहर से मिलाया है इथाइल मरकैप्टन। क्या मिलाया है? इथाइल मरकैप्टन, C2H5
SH, इसको 5 मत समझिएगा, SH होता है, सल्फर का होता है वो। सल्फर गंध बहुत भयानक देता है, गंधक बोलबे करते हैं उसको, गंध इतना भयानक देता है गंधक बोलते हैं। C2H5SH। अब कुछ लोग इसको मिथाइल मरकैप्टन कहते हैं, भैया मीथेन, मिथाइल जहरीला हो जाता है, इथाइल मरकैप्टन लगा देते हैं तो LPG नहीं महकेगा, लेकिन उसमें मिला दिए तो महकेगा भयानक। लोग कहेगा पतो कहाँ भी, अरे किचन में भड़क जाएगी, बंद कर, तो लोग बंद कर देते हैं, समझ गया। CNG का मतलब C से चपाइल, N से नेचुरल, G से गैस, चपाइल नेचुरल गैस, तो ये तो बायोगैस ही है। चपाइल नेचुरल गैस क्या है, बायोगैस है। तो भैया इसमें क्या लिखेंगे, जैव ईंधन हो जाता है। बायोगैस ये रहा, प्राकृतिक गैस कहिए या बायोगैस कहिए, अरे प्रकृति नेचुरल है तो है यार, यहाँ पे और कौन सी है, समझ में आ गया कि नहीं। हाँ बाबू, पॉलिटीपीडिया बोले ना, सैटरडे के दिन खाली बैठेंगे सब कर देंगे। आगे बढ़े। रोशन आनंद जी कह रहे हैं सर पढ़ने के बाद पढ़ाई से प्यार हो जाता है, बस प्यार हो गया तो फिर पूछना क्या। अब कोई आपको कहेगा मत पढ़ तो भी नहीं कहेंगे, बस सोच रहा पढ़ाई से प्यार हो गया, एक से पढ़ेंगे। अगला कह रहा कोल गैस। कोल गैस जो होता है ना, कोयले को जलाने के बाद बनता है। अब आपको पता है कि दुनिया का कोई भी चीज जलाइएगा, अगर वो कंप्लीट जल गया, ध्यान से समझिए मेरी और ध्यान से समझिए, अगर वो कंप्लीट जल गया तो CO2 छोड़ेगा, CO2, और तनी सा बच गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड जोड़ेगा। तो याद रखिएगा, कहेगा कि ईंधन यानी फ्यूल के पूर्णतः दहन से, मतलब कंप्लीट जल जाने से कौन सी गैस निकलती है, तो CO2। लेकिन कहेगा ईंधन के यानी फ्यूल के अपूर्ण दहन, पूरी तरह से नहीं, अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलेगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, CO। आधा जला तो CO, अब पूरा जल गया तो CO2, क्या हो गया, CO2, ये कोल गैस में। अब एक बात बताइए, कोयला जो है प्राकृतिक रूप से मिलता है, और कोयला के खदान में मीथेन भयानक रहते हैं। कोयला के खदान में मीथेन की कोई कमी नहीं रहती है, और मीथेन में हाइड्रोजन की अधिकता होती है। देखिए CH4 किसकी अधिकता है, हाइड्रोजन की। तो कोयला के खदानों में, अब देखिए कोल गैस कोयला के गैस वाले से मिलेगा, कोयला कंप्लीट जलबे नहीं करता है, सोचो कितना कोयला जला दिए थोड़ा सा बचेगा, जो जल गया वो CO2 छोड़ा, जो बच गया वो CO छोड़ा। कोयला के खदान में मीथेन रहता ही है, और मीथेन में हाइड्रोजन की अधिकता रहती ही है। तो ये हो गया आपका कोल गैस। सिंपल सा फार्मूला, ऑप्शन में जो सबसे लंबा दिखे मार दीजिए कोल गैस, अभी ना कि कुछ मिले मार दो समझ गया, कुछ मिले तो मत मार देना यार। अगर भाई आप इतना पढ़ रहे हैं, श्री राम कुमार सारा कोर्स पढ़ रहे हैं, एक के साथ सारा पढ़िएगा, कोई बात नहीं, दिमाग बढ़िया रहना चाहिए, ताज़ा रखिएगा। आगे बढ़े। अगला देखिए, जट्रोफा क्या होता है। जट्रोफा एक फल होता है। जट्रोफा क्या होता है, फल होता है। इसको पीसिएगा ना तो इसमें से अल्कोहल निकलता है, और उस अल्कोहल को आग लगाइएगा ना तो धधक जाता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ससुरा एकरे पीस के और इसी से अल्कोहल निकालेंगे, एकरे में धधकाएंगे तो सबसे अच्छा है, पेट्रोल डीजल से अच्छा है जट्रोफा लगा दीजिए। जट्रोफा का भाई होता है रतनजोत, उसको लगा दीजिए। तो ये एक तरह का बायोडीजल है, बायो ईंधन है, बायोलॉजी के हिसाब से नुकसान नहीं करेगा। हम लोग बायो ईंधन है, मर जाएंगे अगर जला दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, दफना दीजिएगा तो भी दिक्कत नहीं, प्रदूषण थोड़े करेंगे हम लोग, समझ में आया। तो ये जट्रोफा चाहे रतनजोत, ये दोनों के दोनों कैसे हैं सब, जैव ईंधन है सब। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ये हो गया, और जट्रोफा क्या है, जैव ईंधन है, जैव ईंधन है। रतनजोत भी क्या है भैया, जैव ईंधन है। रतनजोत भी क्या है, जैव ईंधन है सब। अच्छा, रेप सीड क्या होता है, ये भी, रोप सीड भी, ये भी जैव ईंधन है, प्राकृतिक ईंधन है, ये भी प्राकृतिक ईंधन है। ये तीनों याद रखिएगा, इसलिए आपको इस तरह से दिया गया है कि तीनों एक जगह याद रखें। ये तीनों पेड़ से प्राप्त होते हैं, इनको पीस के क्या बना दिया जाता है, चाहे जट्रोफा, रतनजोत या रोप सीड, ये तीनों घुमा घुमा के पीसता है, तीनों का एक ही आंसर होता है। ये एक तरह का नेचुरल डीजल है, इससे कोई प्रकार का नुकसान नहीं होता है। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत। ज्योग्राफी का PDF नहीं मिला है, अच्छा सब डाल देंगे, कल सैटरडे है, कल सब डाल देंगे। एगो कह रहे हैं करंट के लिए, कमेंट के लिए अल्तमास कमेंट कीजिए, ठीक है भैया, करंट भी बता देंगे। और कुछ, ये क्या है जी, ये भाग रहे। अगला, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है कीड़े उड़े मारने के लिए होता है, पानी, टंकी में पानी गंदा हो जाता है तो उसमें साफ करने के लिए होता है ब्लीचिंग पाउडर। ये क्लोरीन का अवयव होता है, यौगिक होता है क्लोरीन का। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसको हटा दे, बना सकते हैं लोग इसको। ब्लीचिंग पाउडर ये रहा,
तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर ही होता है। देखिए इसमें चूना भी, कैल्शियम भी होता है और क्लोरीन भी होता है। तो CaO2। हाइड्रोजन किस में प्रयोग किया जाता है? तो भैया हाइड्रोजन जो रॉकेट इंजन में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसकी खराबी क्या है, हाइड्रोजन में आग लगाने के लिए इसको कम से कम ठंडा करना पड़ता है। जानते हैं कितना? -153 डिग्री जलता है। इसीलिए इसे कहा जाता है ये भविष्य में कभी इतना तगड़ा फ्रिज आएगा सबके घर में तो इसे जलाया जाएगा, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। जबकि यूरेनियम इतना महंगा है कि आदमी आस लगा के बैठा है कि कभी सस्ता होगा तो इसे भी जलाया जाएगा, इसलिए इसे आशा का ईंधन यूरेनियम और भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन कहा जाता है। ये रॉकेट में प्रयोग होता है। रॉकेट को हम लोग प्रणोदक कहते हैं। ये प्रणोदक कहिए या इसे कहिए क्रायोनिक इंजन। क्या कहेंगे? क्रायोनिक इंजन में प्रयोग होता है। दोनों में से किसी एक में होता है, क्रायोनिक इंजन में इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? आगे बढ़े। अविनाश कुमार कह रहे हैं कि जॉब मिले ना मिले लेकिन जानकारी जरूरी होना चाहिए। भाई नौकरी क्यों नहीं मिलेगा? चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला कहता है नकली सोना किसे कहते हैं? आयरन पाइराइट को नकली सोना कहते हैं। नकली सोना, सॉरी देखिए रोल गोल्ड को नकली सोना कहते हैं। यहाँ देखिए ये रोल गोल्ड होता है नकली सोना, नकली सोना रोल गोल्ड होता है। लेकिन मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? तो आयरन पाइराइट Fe2 को मूर्खों का सोना कहते हैं, इसे रोल गोल्ड। मोह किसको नापा जाता है? कठोरता को नापा जाता है, कितना कठोर है। जैसे देखते होंगे ना, दीवार काटने वाला या छड़ काटने वाला एक ग्राइंडर आता है, छड़वा काट देता है, तो छड़ से ज़्यादा किसकी मोह होता है? वो काटने वाले की। तो ये कठोरता को दर्शाता है। पावर अल्कोहल किसे कहते हैं? देखिए जब कभी भी पेट्रोल में आप अल्कोहल मिला देते हैं तो पेट्रोल जलने के बाद पावर देता है, लेकिन उसमें अल्कोहल मिला दिए और धधक के जलता है। तो पेट्रोल प्लस अल्कोहल को क्या कहते हैं? पावर अल्कोहल। पेट्रोल प्लस अल्कोहल को पावर। लाइटर में क्या होता है? सिगरेट जलाने वाला लाइटर, सिगरेट जलाने वाले लाइटर में ब्यूटेन होता है। सिगरेट जलाने वाले लाइटर में क्या होगा? ब्यूटेन पाया जाता है। ब्यूटेन देखते हैं ना, पहले सिगरेट वगैरह पीता था आदमी, अब तो बहुत कम। मरकैप्टन, भैया ये तो महकने वाला चीज़ है। मरकैप्टन क्या चीज़ होता है? कहाँ लगाया जाता है? तो LPG रिसाव का पता लगाने के लिए, LPG रिसाव का पता लगाने के लिए। अगला कह रहा है प्रभाजी आसवन। देखिए जब कभी किसी दो चीज़ों में बहुत कम का अंतर हो तो उसे गर्म करने के लिए कई लेयर में गर्म किया जाता है, ताकि जैसे देखिए पेट्रोल और डीजल बहुत कम का अंतर रहता है और निकलता है दोनों पेट्रोलियम से ही है। गर्म करिएगा ना तो कुछ डीजल बन जाएगा, कुछ पेट्रोल बन जाएगा, इसलिए इसे 2 लेयर में गर्म किया जाता है। जिस तरह से मोमोज को गर्म किया जाता है 2 लेयर में, पेट्रोल क्या हो जाता है? ऊपर चला जाता है, डीजल नीचे हो जाता है, और दोनों में अलग अलग टोटी निकाल लिया जाता है। तो जब कभी किसी चीज़ में बहुत कम का अंतर हो, एक के जैसा लगे, तो उसे अलग करना है तो प्रभाजी आसवन, कई लेयर में। लेकिन 2 अलग अलग चीज़ बिल्कुल ही अलग हैं तो उसे अलग करने के लिए सिंपल सा आसवन विधि। जैसे पानी में चीनी मिल गया है तो क्या दिक्कत है? गरम कर दीजिए, पनिया उड़ जाएगा, चीनी रह जाएगा। प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, 1 चम्मच पानी लीजिएगा, उसमें चीनी घोल दीजिएगा, पनिया गरम कीजिएगा, 10 मिनट में पनिया उड़ जाएगा। क्लास में जब पढ़ा रहे थे ना तो एक लड़का को कहे थे तो क्या किया पता? 1 पतीली पानी ले लिया, उसमें इतना चीनी डाल दिया, बेचारा 3 घंटा 2 घंटा तक बेचारा उगाया था। कह रहे सर मेरा सिलेंडर खत्म हो गया गैस का। अरे पागल कहीं, क्या एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो छोटा चीज़ पे ना ले, घायली बैठ गया था। ये समझ में आ गया? प्रभाजी आसवन हो गया। तो प्रभाजी आसवन से किसका करते हैं? पेट्रोलियम का कहते हैं, पेट्रोलियम का करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? 25 तक हो गया? मोनी भारती का कहना है कि सर पहली बार पढ़ाई से प्यार हुआ है। अच्छी बात है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर देखते हैं। 24 कहाँ तक हो गया? अब यहाँ तक देखिए, कह रहा है कि आसवन यानी भाप आसवन, भाप बना के उड़ा के। तो भाप बना के उड़ाना है तो चीनी पानी को अलग कर दीजिए,
नमक पानी को अलग कर दीजिए, तभी ना भाप बन के उड़ेगा। पेट्रोल और डीजल को नहीं, एक जैसे चीज़ों को अलग करना है तो प्रभाजी आसवन कई लेयर से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इससे किसको अलग करेंगे? जल का शोधन कर सकते हैं, जल में अगर पानी गिर गया है या नमक गिर गया है तो उसे साफ कर सकते हैं, तो इससे कर सकते हैं। अब मान लीजिए जल में मिट्टी गिर गया है तो भी साफ कर सकते हैं। कैसे? आप कहेंगे कि खान सर पगला गए हैं, जल में मिट्टी कैसे साफ होगा भाप से? तो देखिए हम साफ करा के दिखा देते हैं कैसे साफ होगा। हम यहाँ एक तो पतीली ले लेते हैं, ठीक है, ये पतीली ले लिए इस टाइप का, ये इसका इसे ठोड़ नीचे कर दिए, ठोड़ नीचे कर दिए। अब इसके अंदर हम भर दे रहे हैं पानी, तो इसके अंदर क्या भर दिए हैं? पानी भर दिए। अब मान लीजिए पानी में हम ना मिट्टी उट्टी का कण डाल दिए, इतना मिट्टी फेंक दिए जो। अब हम आपसे कहें कि भाप आसवन यानी आसवन से इसे अलग कर सकते हैं, तो चलिए अलग करते हैं। इसको यहाँ से गर्म करेंगे। जब इसे गर्म करेंगे तो आप बताइए क्या मिट्टी भाप बनकर ऊपर उठेगा? नहीं, पानी भाप बनकर उठेगा। तो सारा पानी इसमें से भाप बनकर उठेगा, यहाँ जाएगा। अब यहाँ जाएगा तो ससुरा पनिया भाग जाएगा यहाँ, तो फिर फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? तो इसके लिए करते हैं हम लोग कंडेंसर लगा देते हैं, एगो यहाँ बोरा बांध देते हैं। कंडेंसर मतलब क्या होता है? बोरा बांध दीजिए और इसको पानी से छिड़क दीजिए, पानी छिड़क दीजिए। उसी को सीबीएसई बोर्ड वाला कहता है कंडेंसर है। अरे घंटा कंडेंसर है। हमारे यहाँ बिहार में लोग ठेला पे घैली बांधते हैं, लोग गर्मी के दिन में सतुआ पियाने के लिए, और ठेलवा को लाल कपड़ा से ढक के पानी छिड़कते रहते हैं सर। उसको हम लोग भीगल गमछा कहते हैं, और उसको सीबीएसई वाला कंडेंसर कहता है। और लड़का सोच पगलाया रहता है, इसे सुना कंडेंसर कहाँ मिलेगा? हर घर में कंडेंसर होता है। बिहार के लोग जब ट्रेन में जाते हैं ना तो क्या करते हैं कंडेंसर बनाने के लिए? देखिए पानी का बोतल ले लेता है सर 2 लीटर वाला, इस पे गमछा बांध के इसी को भीगा भीगा रखे रहता है सर। पानी बेचने वाला आएगा, बिस्लरी बिस्लरी है क्या हो लो, बिस्लरी घर से लिए लो मुजफ्फरपुर से, समझ में है कि नहीं? वही कंडेंसर है यहाँ पे। तो बांध देगा आदमी कंडेंसर। अभी जो भाप जो था तौआ के निकल रहा था कि बाहर भागेंगे, अब ये भाप क्या हो गया? यहाँ आते ठंडा के पानी बन जाएगा, और ले तो भुइयाँ गिर जाएगा। तो भुइयाँ गिर जाएगा तो फिर पनिया पिएंगे कैसे? तो यहाँ लगा दीजिए कटोरा, तो यहाँ हम ऐसे कटोरा लगा देते हैं, और जैसे कटोरा लगाएंगे तो पनिया में गिरने लगेगा। आ जाओ, सब पानी कहाँ गिर जाएगा? कटोरा में। तो यहाँ में को कटोरा बना देते हैं, कब तक लेके खड़ा रहेंगे? कटोरा गिर गया तो ये पानी हो गया एकदम शुद्ध जल। अब ये बताइए ये शुद्ध जल कैसे मिला है? तो आसवन से मिला है। कैसे मिला है बताइए, आंसर दीजिए। ये शुद्ध जल कैसे मिला है? आसवन से मिला है। कैसे? आसवन से। तो आसवन से मिला हुआ जल आसुत जल कहलाता है, और इसी को हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। दिस आसवन प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन प्रोसेस इन सीबीएसई बोर्ड। बाय दिस प्रोसेस द वाटर विच विल गेट इन द राइट साइड इज नोन एज डिस्टिल्ड वाटर, जिसको हम लोग आसुत जल कहते हैं। सबसे शुद्ध होता है आसुत जल। अब आप ईमानदारी से बताइए अगर आपके पास दिमाग है कि नहीं, अगर हम जो समुद्र होता है, समुद्र का भी तो पानी भाप बन करके डायरेक्टे ऊपर उठ गया। यहाँ से हटा दीजिए, तो यहाँ से हटा दीजिए इसको, ये सीधे ऊपर उठ के बादल बन जाएगा। और जब पानी बरसेगा तो ससुरा पानियों तो आसुते जल है रे भाई। तो वर्षा का पानी भी आसुत जल है, लेकिन वर्षा का पानी शुद्ध नहीं है, क्योंकि आदमी इन हवाओं में कोई सिगरेट धुआं उड़ाया है, किसी के मोटरसाइकिल का धुआं उड़ा है, किसी को HIV हो गया था उसकी लाश को जलाया गया तो वो धुआं में उठा है। अब जो पानी बरस रहा है वो तो आसुत जल है, लेकिन बीच में इतने धुआं धक्कड़ मिले हैं कि उसकी शुद्धता नहीं रह जाती है। इसलिए आसुत जल दोनों है, लेकिन वर्षा का जल शुद्ध रूप से पहुंचता नहीं है। सबसे शुद्ध जल आसुत जल होता है। समझ में आ गया इस आसवन से? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े बाबू, मेरा क्यों नहीं सो रहा है? आसवन विधि समझ में आ गया? चलो सब समझ में आ जाएगा यार, पढ़ाई बहुत नॉर्मल चीज़ होता है, समझ में आएगा। टीचर से पढ़ के, लड़कवा को अच्छा से नहीं समझाता है सब, ना तो पढ़ लेगा तो सोच रहा आएगा नहीं, एकदम समझ में आ गया कि नहीं? आसवन कहाँ गया जी? आसवन हो गया। आसवन। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या करते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या किया जाता है? सेम नमक बनाने की क्रिया होती है और कुछ नहीं होता है। समुंदर के पानी को लाया जाता है और आराम से उसको क्या किया जाता है, एक जगह स्टोर कर दिया जाता है, भाप बना के उड़ा दिया जाता है। तो नीचे जो बच गया है ये आसवन से उड़ गया है। हम लोग आसवन में किसको पकड़ रहे थे जरा देखिए,
इसको दिखाते हैं। हम लोग आसवन विधि में किसको पकड़ रहे थे? ससुरा हइये पनिया को पकड़ रहे थे। हट ना यार, तुम का इसमें चला आता है मच्छर कहीं। हम लोग इसमें पकड़ रहे थे, जल को शुद्ध करने के लिए ये पकड़ रहे थे। लेकिन अगर समुंदर के जल में तो नमक भी रहता है, यही प्रोसेसवा से अगर कर दे और घैलिया हटा दे तो पानी इधर से चला जाएगा, भाड़ में जाए पानी। घैलिया में क्या बचेगा? ओन्ने मत देखिए, घैलिया में क्या बचेगा? समुंदर का पानी सब उड़ गया तो घैलिया में बचेगा नमक। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? नमक बनाने की क्रिया, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। आगे बढ़ते हैं। सवाल रहता है कि कौन सा शुद्ध रहता है? तो शुद्ध जल रहता है आशुद्ध जल। शुद्ध जल आशुद्ध जल होता है, वर्षा का नहीं होता है। अब तो कंसेप्ट से समझा ही दिए यार। वर्षा का जल में तो एसिड ड्रेन हो जाते हैं सर। इसीलिए तो कहा जाता है कि पहली बरसात में नहाइएगा तो खजुआट हो जाएगा, क्योंकि 1 साल का कचरा हवा में है। अब पहली बरसात में नहाएंगे तो सब कचरा पोत देगा शरीर में, तो खजुआट हो जाएगा। तो पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन तजुर्बे वाले थे, कहते थे सब कि बुनी बरसात नहिले है, चल अब ते घरे में नहाओ। तो बरसात में नहा के आएंगे तो घर वाला दोबारा घरे नहा लाता था, क्योंकि उसको पता था कि इसे शुद्ध जल से नहा के नहीं आया है, इसलिए बकोट के आदमी रखवा देता था। समझ में आ गया? हाँ, बरसात के दिन में तो बरसात के जल उतना शुद्ध नहीं होता है। पहली बरसात में तो नहीं नहाना चाहिए, गंदा होता है। यहाँ पे आएगो हीरोइन गाना गा रही है, भीग जाने दे पहली बरसात में। पकड़ लिया, खजुआट हो जाएगा। ओके, फिर अब खजुआते रहेगी, भीग जाने दे पहली बरसात में, खजुआट लेके। आगे देखिए, बुद्धि नहीं होता है हीरोइन को। अरे भाई, हीरोइन को नाम नहीं लिए ना तो हीरोइनिया केस कर देती। खान सर हमारा पे बोल रहे बड़ बड़ आदमी से डर के रहना पड़ता है। आगे देखिए, ड्यूरेलिमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 है। सोचा, हाँ, ड्यूटेरियम 1 ही होता है, परमाणु क्रमांक 1 ही होता है। समझिए कैसे। देखिए, हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन का 3 ठो भाई हैं सब। हाइड्रोजन के कितने भाई हैं? सब 3 भाई हैं सब। इसलिए इसे हम लोग आवारा तत्व कहते हैं। बहुत आवारा है, ससुरा कहीं चल जाता है। आवारा कण कहेगा तो आवारा तत्व कहेगा तो हाइड्रोजन, आवारा कण कहेगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाता है। हाइड्रोजन के 3 भाई, सबसे छोटका का नाम है प्रोट्रियम, दूसरा का नाम है ड्यूटेरियम, और तीसरा का नाम है ट्राइटेरियम। ये तीनों भाई हैं सब। तीनों एक के जगह रहता है सब, 1H 1H 1H। लेकिन इस पे एगो भार, इसका भार 2, इसका भार 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हो गया प्रोट्रियम। प्रोटियम से बनता है जल, ड्यूटेरियम से बनता है भारी जल D2O, और ये बनता है रेडियो एक्टिव। ये होता है रेडियो एक्टिव। इसे सूरा बीमार डाल देगा, मर जाएगा आदमी इससे। रेडियो एक्टिव, समझ में आ गया? रेडियो एक्टिव ये सबसे हल्का वो है। तो देखिए, परमाणु क्रमांक तो सबका 1 ही है, तीनों एक के जगह पे बैठता है ऐसा। आगे बढ़े बाबू। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, हो गया। इसमें 1 हो जाएगा। अगला, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ 20 ग्राम का अर्धायुकाल 4 दिन है, तो 10 ग्राम का अर्धायुकाल वो भी 4 दिन रहेगा। वो भी कितना दिन रहेगा? 4 दिन। देखिए, अर्ध आयुकाल को हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। अर्ध आयुकाल एक ऐसा समय होता है जिसमें कोई भी चीज अपने पहली वाली वैल्यू से आधा हो जाता है, तो ये कभी बदलता नहीं है। हाफ लाइफ पीरियड, टाइम पीरियड कभी बदलता नहीं। जैसे 4 है ना, तो इसके कहने का मतलब है कि हर 4 दिन बाद वो अपने पहली वाली वैल्यू का आधा रह जाएगा। जैसे 100% है ना, तो 4 दिन बाद ये हो जाएगा 50%। और 50% के बाद फिर अगले 4 दिन बाद ये कितना हो जाएगा? 25%। फिर अगले 4 दिन बाद ये 25 से हो जाएगा 12.5%। समझ में आ गया? तो आप बताइए, वैल्यू हमेशा आधी हो रही है लेकिन सब में टाइमिंग सेम ही है, तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है। ये अपनी वैल्यू को पहले वाले के तुलना में आधा कर देता है। तो वही कह रहा है ना कि 20 ग्राम का अर्धायुकाल 4 दिन है, तो 10 ग्राम का भी तो 4 दिन होगा। कैसे 4 दिन होगा? कि भैया 20 ग्राम से 4 दिन बाद ये कितना हो जाएगा? 10 ग्राम। अब फिर अगला 4 दिन बाद ये, अगला 4 दिन बाद 10 से 5 हो जाएगा। फिर अगला 4 दिन बाद 5 से 25,
5 से 2.5 हो जाएगा, समझाया? कितना दिन होगा? 4 दिन। हाफ लाइफ। अगला क्वेश्चन, परमाणु संरचना के मूलभूत कण कौन होते हैं? मूलभूत कण में आते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, यही तीनों मूलभूत कण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये रहा सी नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगला, इनमें से कौन सा न्यूक्लियॉन नहीं है? देखिए बाबू ध्यान से देखिए, कोई भी एटम जो होता है ना, इसके नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बाहर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, ये बाहर चक्कर लगाने वाले को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो हर परमाणु में ये 3 चीज रहते हैं, ठीक है? तो इन्हें हम मूलभूत चीज कहते हैं। मूलभूत, मूलभूत मतलब एकदम जरूरी होता है। मूलभूत, जैसे हमारे लिए हवा, पानी, खाना एकदम मूलभूत जरूरी है। सोचो हवा नहीं मिलेगा तब वो मरेंगे, खाना नहीं मिलेगा तब वो मरेंगे, पानी नहीं मिलेगा तब। तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यही है सब। हवा, पानी, खाना बाद में ससुरा कुछ होता है, समझ में आ गया? अरे जानवर भी इसीलिए जीता है, उसको हवा चाहिए सूंघ लेता है, खाना चाहिए खा लेता है, पानी चाहिए पी लेता है, सूतने का कोई ठीक नहीं, कहीं उलट जाता है। समझ में आ गया? नहीं आ गया? तो जिस तरह से हमारे लिए मूलभूत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं, हवा, पानी, खाना है, वैसे ही हर तत्व के लिए यही जरूरी है। लेकिन ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात ही नहीं कर रहा है, ये कह रहा है न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन। अब आप बताइए, न्यूक्लियॉन शब्द जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में एक चीज हिट कर रहा होगा कि ससुरा ये न्यूक्लियस की बात कर रहा है। न्यूक्लियस का मतलब इसकी बात कर रहा है। कर रहा है घैलिया में कौन है? न्यूक्लियॉन उस घैली को कहते हैं जो बीचवा में है। घैलिया में कौन है? तो घैलिया में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एकरा के कहा जाता है न्यूक्लियॉन। में और जोड़ देंगे तो मूलभूत तत्व। मूलभूत तत्व। न्यूक्लियॉन में कौन नहीं आएगा? तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। आगे बढ़े, कौन भैया? देखिए इनमें से कौन सा न्यूक्लियॉन नहीं है? तो न्यूक्लियॉन नहीं, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, हालांकि पॉजिट्रॉन भी नहीं है, पॉजिट्रॉन भी नहीं है, तो मेन तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। चलिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अस्थायी। अस्थायी होते हैं, सब बाहर घूमते रहते हैं सब इलेक्ट्रॉन। 8 नंबर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के सुनिश्चित मान डैश निर्धारित किया था। इलेक्ट्रॉन का मान किसने निकाला था भैया? इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। नाभिक की खोज रदरफोर्ड। मिल्किन नहीं, मिल्किन जो थे ये रेडियो एक्टिव, उसमें प्रकाश विद्युत प्रवाह। चैडविक न्यूट्रॉन की खोज। चैडविक न्यूट्रॉन की खोज। 8 नंबर हो गया भैया। क्वेश्चन बड़ी लंबा है, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन उस तत्व के परमाणु भार से संबंधित है जिसके प्रत्येक परमाणु में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 गो इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि इसका भार बताइए। इसका भार बताइए, क्या करना है? इसका भार बताना है। कैसे पता चलेगा? तो देखिए भैया, प्रोटॉन 17 गो है, इलेक्ट्रॉन 17 गो है। अमूमन ये दोनों हमेशा सेम होते हैं। न्यूट्रॉन 18 होता है। देखिए कितना दिया था भैया? प्रोटॉन दिया था 17, न्यूट्रॉन दिया था 18 और इलेक्ट्रॉन दिया था 17, यही ना दिया था। और पूछ रहा था भार बताइए, पूछ रहा था भार बताइए। देखिए भाई, हमेशा भार जो निकाला जाता है वो नाभिक का निकाला जाता है। बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का भार ना निकाला जाता है ना ससुरा निकल पाता है, क्योंकि ये एक जगह स्थिर नहीं रहता है, गुचुर गुचुर घूमते रहता है। हमेशा क्या रहता है? गोलियाते रहता है। हम कहेंगे हमारा भार निकालिए, तो हम ऐसे ऐसे नाचेंगे, ससुरा भार निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो वैसे ही हमेशा जो भार निकाला जाता है तो
परमाणु का जो भार निकाला जाता है वो एक्चुअल में उसके नाभिक का भार निकाला जाता है। केमिस्ट्री का वैज्ञानिक हमसे झूठ बोल के चल गया सब कि हम परमाणु का भार निकाल रहे हैं। वो परमाणु का भार कहता है, निकालता है नाभिक का भार। किसका भार? नाभिक का भार। तो ससुरा भार मतलब होता है नाभिक, भार मतलब नाभिक, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस नाभिक होता है, और नाभिक का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ प्रोटॉन दिया 17, न्यूट्रॉन दिया 18, 17 + 18 35, कितना हो जाएगा? 35। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? इसी को कहा जाता है भार। हो गया? रोहित सिरोगा क्या कर रहे हैं? या तो जगह बदल रहे थे, नेट पर। एनटीपीसी के लिए भी एक टॉनिक वीडियो, हाँ भैया उसके लिए भी हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। आगे देखते हैं। टॉनिक वीडियो जानते हैं कब आता है? एग्जाम के लास्ट में। इसमें कितना होगा? 35। अगला, परमाणु क्रमांक का खोज किसने किया था? परमाणु क्रमांक की खोज मोसले ने किया था। किसने किया था? मोसले ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। लेकिन नाम किसने दिया था? तो रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन खोज के गोल्डस्टीन दिखा रहा था, आई देखो आई देखो आई देखो आई देखो, तो रदरफोर्ड का देखे देखे कौन सी है रे, कौन सी है? ई, इसका नाम प्रोटॉन रहेगा। तो लोगों को कहता है कि ना प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, ना वो नाम रखा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? जैसे किसी बच्चे को मान लीजिए आपको जन्म दी आपकी माता जी, जन्म दी, नाम कौन और सुझा देता है? मोहल्ले का कोई आके कह दिया बबुआ का ई नाम रख दीजिए, तो नाम रखा जाता है। तो थोड़ा ना हो गया कि वो आपका बाप हो गया। बाप तो जो बाबूजी हम वही ना हो जाएंगे। नाम रखने वाला को कब तो पंडित जी नाम रख के चल जाते हैं, इनका नाम ही होगा यहाँ पे। नाम रखा था ससुराई रदरफोर्डवा, खोज किया था गोल्डस्टीनवा। आगे बढ़े। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक 1905। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक 1905। ससुराई को अब्बे आके जुड़ा है, कर रहा है गुड इवनिंग सर। अरे बाप रे, बबनी है रुचि कुमारी, गुड इवनिंग। अब ये आके जुड़ी है। लड़की सब जब उठती हैं तो तब सुबेरे हो जाता है, मलते हुए उठेंगे गुड मॉर्निंग, देखिए 3 बज गए लो, आगे देखिए अब गुस्सी आ जाएगी। पाउली का नियम क्या था? अपवर्जन नियम था। क्वांटम सिद्धांत से संबंधित पाउली ने एक अपवर्जन नियम दिया था। 2 या 2 से क्वांटम सिद्धांत कभी बराबर नहीं हो सकते, अपवर्जन नियम कहा था। हुंड का नियम कक्षक से संबंधित है। आप ऐसे केमिस्ट्री में देखे होंगे, कक्षक, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा, छठवा, इसी को कक्षक कहते हैं। हुंड का इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? पॉलिटी पूरा नहीं हुआ था, करा देंगे पूरा। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? अनिश्चितता का सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, या तो आप इसका स्पीड निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लेंगे? स्पीड, और नहीं तो पोजीशन निकाल सकते हैं कहाँ है। जब आप ये बताएंगे कि कहाँ है तो उस समय आप इसका स्पीड नहीं बता पाएंगे, और जब सोचेंगे कि स्पीडवा निकाल दें तो इसका पोजीशन नहीं बता पाएंगे। तो अनिश्चित था, दोनों में से कोई एक ही निश्चित था, अनिश्चितता का सिद्धांत। अफबाऊ का नियम उपकक्षा से संबंधित है। उपकक्षा SPDF होते हैं, SPDF। इसमें जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 4-4 के अंतराल पे भरते हैं। 2 इसमें, 4 करेंगे तो 6, फिर 4 करेंगे तो 10, फिर 4 करेंगे तो कितना हो जाता है? 14। समझ में गया? तो 4-4 के अंतराल पे भरे जाते हैं। हिंदी मीडियम से यूपीएससी करना चाहिए। जो लड़का ये पूछ रहा है कि सर हिंदी मीडियम से यूपीएससी करना चाहिए, भैया आपके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कोई। क्योंकि आपको अगर ये लगता है कि नहीं आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और इंग्लिश में आंसर लिख दीजिएगा, तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि इंग्लिश बोल लेना, इंग्लिश पढ़ लेना अलग बात होता है, लेकिन पूरे कोर्स को इंग्लिश कर देना ये अलग बात होता है। तो आपको तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, सोचते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम में दे, तो 2 साल लग जाएगा आपको अपना मीडियम चेंज करने में, समझ में नहीं आएगा वहाँ पर। इसलिए बेहतर है हिंदी मीडियम से ही दीजिए, ठीक है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा तकलीफ केवल पीटी में होता है, जहाँ वो ज़्यादा छट जाते हैं। पहला पीटी में होता है, मेंस में उतना तकलीफ नहीं होता। हाँ, मेंस में भी होता है लेकिन उतना तकलीफ नहीं होता। लेकिन दिक्कत क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले पीटी से ही ज़्यादातर छट जाते हैं। उसका भी एक तरीका है यार पीटी निकालने का भी। देखो एक बात हम सीधी सी बात बताते हैं, जो व्यक्ति हार्ड वर्क करेगा वो कभी आगे नहीं जाएगा, याद रख लेना।
हार्ड वर्क केवल आपका पेट पाल सकता है। जब भी आप स्मार्ट वर्क करिएगा तो आप आगे जाइएगा। स्मार्ट वर्क, गूगल क्या करता है? स्मार्ट वर्क करता है। आपका मोबाइल तब तक नहीं चलेगा जब तक आपके अंदर एक ईमेल आईडी नहीं है। और याद रखिए, गूगल आपको बेवकूफ बना रहा है, ईमेल आईडी बनवा रहा है फ्री में। हर लड़के का 2 गो ईमेल आईडी, 3 गो ईमेल आईडी। आने वाले 2 साल में गूगल कहेगा कि हम हर ईमेल आईडी का साल भर का हम फीस लेंगे। एक ईमेल आईडी से अगर वो 1 रुपया भी लेता है, ससुरा हिंदुस्तान में कम से कम 200 करोड़ मोबाइल है, 130 करोड़ लोग हैं, और हर आदमी का 3-4 गो ईमेल आईडी है। तो हम मान के चलते हैं एक आदमी के 1.5-2 गो, बचवा का नहीं भी है तो एगो हमारे पास 4-5 गो ईमेल आईडी है। 5-6 गो से ज़्यादा ही होगा यार। अलग अलग काम के लिए अलग अलग आदमी रखता है, बैंक में अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। तो अगर 1 रुपया भी चार्ज किया ना गूगल एक ईमेल आईडी पे, तो एक झटके में वो इंडिया से केवल कमाएगा 200 करोड़। अब कोई हार्ड वर्क करके 200 करोड़ कमा के दिखाए, वो स्मार्ट वर्क करता है। तो हिंदी मीडियम वाले लड़के यूपीएससी में कम नंबर लाते हैं या फेल हो जाते हैं क्योंकि वो हार्ड वर्क करने लगते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाला स्मार्ट वर्क करके निकल जाता है। हिंदी मीडियम वाला तो इसी बात पे कंफ्यूजन में है कि वो बिपिन चंद्रा पढ़े कि स्पेक्ट्रम पढ़े। यार पीटी निकालना है तो स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा पढ़ो, और पीटी निकालना है तो स्पेक्ट्रम पढ़ो, मेंस निकालना है तो बिपिन चंद्रा पढ़ो। उनको यही नहीं पता चलता है, तो थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती हैं। कभी समझा देंगे यार, फुर्सत मिलेगा तब। अब हम भी ससुरा हो गए हैं बुढ़ा गए हैं, अब ज़्यादा क्लास लेते हैं तो थक जाते हैं। अब यूट्यूब पे भी तो क्लास लेना रहता है, और अपना भी तो काम है। ऐसा थोड़ी है यार दिन भर पढ़ाते ही रहेंगे। बोरबरी का नियम कक्षा से संबंधित है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने। 11 नंबर, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का काम क्या होता है? ग्रेफाइट स्पीड को धीमा कर देता है। विस्फोट की स्पीड को क्या कर देता है? धीमा कर देता है। तो या ग्रेफाइट लगाइए या भारी जल लगाइए, दोनों स्पीड को कम कर देते हैं। तो स्पीड को कम करने वाले को हम मंदक कहते हैं। मंदक, ग्रेफाइट का प्रयोग हम मंदक के रूप में करते हैं। मॉडरेटर स्पीड को घटा देता है। मॉडरेटर होता है स्पीड को क्या करता है? घटा देता है। किसी को कोई दिक्कत? मॉडरेटर, सिकंदर कुमार को बाहर कर दो। क्या कर रहे हो भाई सिकंदर कुमार? बाबू लोग, आप लोग छोटे क्या करते रहते हो यार? यार कुछ कुछ लड़कों को आप इग्नोर करके चलिए। सब कुछ कुछ ससुरे बोलते हैं ना, ये सब अपने बाबूजी का नहीं है सब। कुछ कुछ खचरा होता है, उसको इग्नोर करके चलना चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर मेरा खुद का लड़का रहेगा तो हम तो उसको संस्कार सिखाएंगे ही, लेकिन अगर हमको डाउट हो जाए ससुरे ये हमारा लड़का नहीं है दूसरे का है, तो हम ओकरा काहे लिए संस्कार सिखाएंगे? आप सिखाएंगे नहीं। तो जिस बाप को ये एहसास हो जाता है कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये पड़ोसी का मेहनत है, तो वो अपने बेटे को संस्कार नहीं सिखाता है। और वो हमारे मोहल्ले में, आपके गली में, यूट्यूब के कमेंट में कहीं ना कहीं ऐसे पड़ोसी की औलाद दिख जाते हैं, तो उनको इग्नोर करके चलिए कीजिए। बेचारा बाप की गलती है, टाइम नहीं दिया था। आगे चलते हैं। अपचायक किसे कहते हैं? देखिए, अपचायक उपचायक इसको हम ना साइड करते हैं, क्योंकि अभी आगे 4-5 तो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, तो वहाँ हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कंप्लीट समझा देंगे, इसलिए वहाँ पे इसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए। किसी को कोई दिक्कत है? बाबू शांति से रहो, नहीं तो अभी कमेंट बंद कर देंगे। एक बटन दबाएंगे सबका कमेंट चल जाएगा बंद। विद्युत अपघटन पे ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है। ये भी एक अलग ही टॉपिक है, उसको एक अलग से समझा देंगे, आगे आएगा उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अगला, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा क्या बनता है? देखिए, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, यानी हम तुम्हारा काम चला देते, हम तुम्हारा काम चला देते, तो साझेदारी का मतलब होता है सहयोगी यानी दोस्त, उसे कहते हैं सहसंयोजी बंध। और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए दे दिया जाता है तो उसे कहते हैं विद्युत संयोजी बंध। जैसे विवाह, विवाह में क्या होता है? लड़कियां हमेशा के लिए दे दी जाती है कि अब तोहरे हो गई, अब नैहर आएगी तो मेहमान कहलाती है, तोहरे हो गई एकदम में, तो हमेशा के लिए दे दिया, तो विद्युत संयोजी बंध। और अगर केवल साझेदारी कह रहा है, साझेदारी, तो वो कौन सा आता है? सहसंयोजी बंध। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे दोस्त दोस्त क्या होता है? सहसंयोजी बंध। हस्बैंड वाइफ क्या होता है? विद्युत संयोजी बंध। हर हस्बैंड वाइफ विद्युत संयोजी बंध होते हैं।
रंजीत रंजन कह रहे हैं व्हाई यू डोंट मेक दिस क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल सर। यार एक अच्छा चलिए भाई, इस पे भी कोशिश करेंगे, आपका कहना गलत नहीं है, बाइलिंगुअल होना चाहिए। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि 238 में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए सिंपल सा तरीका समझ जाइएगा, इसको हमेशा पूछता है। ओए भैया ऊपर जाओ ना तुम। यूरेनियम का पूछ रहा था, 238 दिया था परमाणु भार और क्रमांक दिया था 92। ये ऊपर जो लेके ऐसे घूमा जाता है इसे कहा जाता है भार। तो इसका भार है 238 और ये है इसका नंबर, कितना नंबर पे ये बैठेगा, तो ये बैठेगा 92 नंबर पे। तो जब पीरियाडिक टेबल खोजिएगा ना तो 92वां नंबर पे कुर्सी पे देखिएगा तो यूरेनियम बैठल रहेगा, कहेगा का हो 92 हमरे है, कितना बोझा लेके बैठल रहेगा 292 238। अब इसमें कह रहा है न्यूट्रॉन, तो देखिए ये वाली जो संख्या होती है ना, ये वाली संख्या, ये बड़ा सिंपल होता है, ये प्रोटॉनों को बताता है, यही संख्या इलेक्ट्रॉन को बताता है, और यही संख्या परमाणु क्रमांक यानी जेड को बताता है। जेड को बताता है, जेड मतलब होता है परमाणु क्रमांक, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, पी मतलब होता है प्रोटॉन। तो ऐसा कोई घोंचू ही एग्जामिनर होगा जो आपको कहेगा कि बताइए बउआ प्रोटॉन कितना, तो धाए दे बोलेगा 92, कहेगा इलेक्ट्रॉन कितना, धाए दे 92, परमाणु क्रमांक कितना 92, धाए दे बोल देगा। आ कोई घोंचू ही होगा जो भार पूछेगा, ससुरा ऊपरे भार दिले है भार 238। तो यार इसमें एक गो सवाल आता है न्यूट्रॉन, क्या होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का सिंपल फार्मूला ऊपर में से नीचे घटा दीजिए, 238 और माइनस 92 घटा दीजिए, 8 में से 2 गया 6, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4, इधर 146, खत्म। कितना हो गया 146। आई तो ससुरा नीचे वाला होलसेल में देके जाता है, सब कुछ यही बता देता है। किसी को दिक्कत? विपुल कुमार सर हम साउथ अफ्रीका से हैं, बकलोलवा इंडिया से है। मेरा एप्लीकेशन पे जो ओटीपी जाता है वो इंडिया के बाहर ओटीपी नहीं जा सकता है। आपको जो हम ओटीपी भेजते हैं उस पर 1 रुपये खर्च होते हैं। आप लोग जो ओटीपी मंगाते हैं ना डाउनलोड करते हुए, हमसे वो ओटीपी का मैसेज जाता है, समझ में आ गया। अब तक हमने 60,000 रुपये का ओटीपी भेज चुके हैं, बहुत ज़्यादा, हम महीने महीने में भेज देते हैं इतना। तो ओटीपी, विदेश वाला ओटीपी महंगा आता है, विदेश में नहीं जाता है मेरा ओटीपी, वो परचेस करना पड़ता है, गूगल से खरीदना पड़ता है कि ओटीपी दे दीजिए हमको वहाँ देना है। तो बकलोवा सब कई कई को तो एक लड़का 3-3 बार ओटीपी मंगाता है, सोच रहे एक बार फीस दिया 3-3 बार हमसे ले लेता है। तो विदेश वाले कभी इस पर नहीं पढ़ पाएंगे, महंगा ओटीपी आता है विदेश वालों के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कण कणों के वेग की द्वैध पद्धति को दर्शाता है। मतलब कह रहा है ऐसा कौन सा चीज है जिसमें दो दो तो गुण देखा जाता है। तो दो दो गुण देखने के लिए मिलते हैं सब दो जगह पे, एक इलेक्ट्रॉन में देखने को मिलता है, दूसरा प्रकाश में देखने को मिलता है। दोनों में एक खासियत होती है, कैसे देखिए, इस दोनों को दोगला बोला जाता है। दोनों को क्या बोला जाता है? दोगला। दोगला पूरे केमिस्ट्री में दो गो दोगला है सब। ईगो है इलेक्ट्रॉन, हम लोग के यहाँ दोगला गाली को माना जाता है, मतलब ऐसा लड़का को दोगला बोला जाता है कि जिसके दो गो बाप हैं सब उसको दोगला बोला जाता है। यहाँ दोगला का मतलब डबल क्वालिटी, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा लाइट, ये दोनों में दोगला का क्वालिटी पाया जाता है। देखिए इसमें पहला गुण कि इलेक्ट्रॉन एक कण है, इलेक्ट्रॉन एक कण है, इलेक्ट्रॉन कण है, लेकिन जब इस कणों को लाइन से सजा देते हैं तो ये रोशनी देने लगता है, जिस कारण इसे हम कैथोड किरण कहते हैं। कैथोड किरण किरण कहते हैं, ये रोशनी भी देने लगता है, कैथोड किरण। तो ससुरा दूसरा का गुण किरण का है, पहल का गुण कण का है, तो दो गो गुण आए कि नहीं? तो दो गो गुण वाला से क्या कहते हैं? दोगला। चलिए अब प्रकाश को देखते हैं। सबको पता है कि प्रकाश एक प्रकार की किरण है, तो ये तो पहला गुण हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा गुण समझिए, जब कभी भी प्रकाश किसी धातु पे पड़ता है ना तो उसके बाहर स्थित इलेक्ट्रॉन को उखाड़ के फेंक देता है, इसीलिए बन जाता
समझ में आ गया ना बाबू? देखिए लाइट जो है ना वो किरण भी है, और सूरज की रोशनी छोटे छोटे कणों के रूप में आती है, जिन कणों को कहते हैं फोटान। तो आता है कण की तरह लेकिन दिखता है रोशनी की तरह। सेम वैसे ही होता है इलेक्ट्रॉन, रहता है कण की तरह, दिखता है इलेक्ट्रॉन रोशनी की तरह। इसी को कहा जाता है दोगला गुण। हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17, सुमेलित कीजिए चार्ल्स का नियम किससे संबंधित होता है। तो देखो ये सब बड़ी भयानक पूछता है सर, चार्ल्सवा बायल्स वाला। ये चार्ल्स और बायल्स, इसका एक शॉर्टकट याद रखिएगा। चार्ल्स जो है ना टीवी देख रहा है, चार्ल्स टीवी देख रहा है। टीवी से क्या हो गया, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो कोई भी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ जाता है। यानी दूध अगर 1 लीटर का है और गर्म कीजिएगा तो सोच रहा 2 लीटर इतना जगह ले लेता है फैल के, तो बोलते हैं दूध फट गिरने वाला है, वो झांकने लगता है, कितना बड़ा पतीली है ये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हो गया। इसमें क्या चीज़ नहीं दिखा आपको, तो आपको इसमें प्रेशर नहीं दिखा। दूध को गर्म करने के लिए प्रेशर की जरूरत नहीं है, तो इसमें दबाव जो होता है ना वो कांस्टेंट रहता है। दबाव की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है उसे कहा जाता है कि कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। जैसे आप लोग अभी कुंवारे हैं, पत्नी की ज़रूरत नहीं है, तो क्या कहेंगे? पत्नी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, हटाओ इसको। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो चार्ल्स के नियम किस पे है? दबाव कांस्टेंट रहता है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बॉयल का नियम। बॉयल के नियम पे क्या चीज़ स्थिर रहता है? बॉयला का नियम, अरे सोचो पहले बॉयल्स था, पहले हम चार्ल्स पे दबाव स्थिर रहता है ना, स्थिर दबाव। पहले हम चार्ल्स बना देखिए ना, चार्ल्स का नियम क्या चीज़ स्थिर था? दबाव। आगे बढ़े, बॉयला का नियम देखिए, बॉयल का नियम, बॉयल का नियम इसके लिए कहा जाता है वीआईपी बॉय। वीआईपी बॉय, बॉय से क्या याद रखिएगा? बॉयल का नियम, बॉयल का नियम। इन्होंने क्या कहा, वॉल्यूम आई से होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी अगर किसी चीज का प्रेशर बढ़ा दीजिएगा ना तो घट के चप जाएगा, यानी दाबिएगा तो पचक जाएगा। इसीलिए जब कभी दूध फफाता है, इसे फैलता है, तो आदमी हवा से उसको दाब देता है। हवा से दाबेंगे तो बैठ जाता है, फिर निकलेगा ऐसे, फिर दाबता है आदमी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? इसमें क्या रख दिया आदमी? कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें ताप की बात नहीं आई। ताप क्या था? स्थिर था। जो चीज़ नहीं दिखता है उसे क्या कर दिया था? स्थिर। तो बॉयल्स के नियम में क्या चीज़ स्थिर हो गया? ताप निश्चित हो गया। नेपाल वालों को क्या कह रहे हैं? ये कौन है रे सिकंदर बाबू, तुमने यहाँ पे काहे गंद मचा रहा है? बाबू काहे नौटंकी कर रहे हो? अभी डिलीट कर देंगे, एप्लीकेशन से चले जाओगे, पैसा डूब जाएगा। क्या लोलपंती करता है ऐसे यार? चलिए वो सैटरडे संडे को भी क्लास ले लेंगे। रोशन आनंदन कह रहे हैं सर ड्यूटी होने की वजह से रिकॉर्डेड क्लास है, डाउट कैसे पूछेंगे भाई? तो इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। चलिए अब आगे देखते हैं, इसकी अभी कोई फैसिलिटी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एवोगैड्रो किससे संबंधित है? तो एवोगैड्रो एक संख्या है, 6.6 × 10⁻23 होता है। तो एवोगैड्रो क्या है? मोल की संख्या होती है। गैलुसाक का नियम दबाव से संबंधित है। ग्राहम ने किसका खोज किया था? तो ग्राहम ने ध्वनि का सिद्धांत दिया था, ग्राहम बेल। क्या बोल हाँ ये तो ठीक है, ये ऐसे था, ये ऐसे। एवोगैड्रो क्या था?
मोलों की संख्या, गैलुसाक इस पे था। गाल्टन का नियम परस्पर था, ग्राहम विसरण पे संबंधित था। आदर्श गैस के लिए पीवी बराबर एनआरटी होता है। वास्तविक गैस उसे कहते हैं जिन गैस को छूने पे एक दबाव लगता है, तो वास्तविक गैस उन्हें कहते हैं जो दबाव लगाती हैं, और आदर्श गैस उसे कहते हैं जो दबाव नहीं लगाती हैं। देखिए गाल्टन सीटी बना, देखो भैया यहाँ वापस आते हैं। देखिए गैलुसाक का नियम स्थिर आयतन पर, ये तो ठीक है। ग्राहम का नियम विसरण से संबंधित था। गाल्टन ने एक ध्वनि, एक सीटी बनाया था जिससे ध्वनि निकलती थी। आदर्श गैस उस गैस को कहते हैं जिसके छूने पे हल्का भी दबाव न लगे, यानी अगर आदर्श गैस की आंधी चल रही है तो हमको कुछ नहीं होगा, ऐसी कोई गैस दुनिया में है ही नहीं है, ठीक है। वास्तविक गैस उसे कहते हैं जो हम पे झटका लगाती है। दुनिया की हर एक गैस वास्तविक गैस है। अगला, डाल्टन ने आंशिक दाब का नियम दिया था। मैनोमीटर से हम गैसों का दबाव नापते हैं। मैनोमीटर से हम क्या करते हैं? गैसों का दबाव नापते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 17 नंबर। अब आएगा 18। आज 20 को बताएंगे। चलिए ज़्यादा आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे, ठीक है। कल हम लोग 6 बजे मिलेंगे, 6 से 8 कल लंबा क्लास करेंगे। कल केमिस्ट्री खत्म कर देंगे लोग, 8 साढ़े 8 जितना चल जाए। कल सैटरडे है। समभारी किसे कहते हैं? भैया जिसका भार समान हो, ऊपरा जो समान भार ले रहे हैं, जैसे आपको दिखा देते हैं, समान भार लेके रखेगा। आर्गन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है, इसके खोपड़िया पे 20 भार है, 40। कैल्शियम जो होता है ना, इसका भी परमाणु क्रमांक 20 है, लेकिन इस पे भी 40 से भार होता है, तो ये दोनों का भार बराबर है, तो इन्हें हम कहते हैं संभारिक। संभारिक उसे कहते हैं जिनका परमाणु क्रमांक यानी नंबर सेम नहीं रहे लेकिन ऊपर का भार सेम रहता है, उसे संभारिक या आइसोबार कहते हैं। देखिए कह रहा है समान परमाणु क्रमांक, भैया परमाणु क्रमांक नीचे वाला समान नहीं होना चाहिए। कह रहा है भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या वाले तत्व, गलत है। भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक तथा भिन्न भिन्न द्रव्यमान, ये भी गलत है। समान परमाणु क्रमांक तथा ये भी गड़बड़। देखो भैया बी में कहीं देखो तो भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक तथा समान द्रव्यमान संख्या, ये सही है। ऊपर गलती से पढ़ के चले गए थे, देखिए ना। परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए? परमाणु क्रमांक भिन्न होना चाहिए और द्रव्यमान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यही है, ऑप्शन नंबर बी है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको रेडियोधर्मिता की भौतिक परिणाम की इकाई मानते हैं? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? हेनरी बैकुरल ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकुरल ने किया था, लेकिन बैकुरल ने इसकी इकाई नहीं दिया था। इसकी इकाई क्या हो गई? निम्नलिखित में से किसको रेडियोधर्मिता की भौतिक परिणाम की इकाई कहा जाता है? क्यूरी को कहते हैं भैया। स्टेरेडियन क्यूरी होता है, हालांकि बैकुरल ने खोज किया था रेडियोधर्मिता की भौतिक परिणाम की इकाई। भैया इकाई क्यूरी होती है, इसमें कहीं क्यूरी नहीं लिखा है, केल्विन लिख दिया है। केल्विन की जगह क्यूरी होना चाहिए या रदरफोर्ड। क्यूरी या रदरफोर्ड, इसका 2 ठो मात्रक होता है, हालांकि रदरफोर्ड सीजीएस मात्रक है, इसकी वैल्यू नहीं है, क्यूरी की वैल्यू है, कहीं नहीं है इसमें। इसमें बैकुरल ने तो खोज किया था। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व पढ़ा दिए हैं, हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन का ट्राइटीरियम, हाइड्रोजन का ट्राइटीरियम सबसे हल्का होता है। परमाणु भार कितना होता है? 3। परमाणु भार 3 होता है। इतना समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल 6 बजे से 6:15 के बीच में हम कभी भी लाइव आ जाएंगे, आप लोग उस समय आएंगे। कल हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कल 2 घंटे क्लास लेंगे, सैटरडे है। और कल आपका ज्योग्राफी का जो क्लास 18 तारीख का नहीं, ज्योग्राफी का पीडीएफ दे देंगे। ज्योग्राफी का पीडीएफ कल तो नहीं मिलेगा, संडे को मिलेगा। ज्योग्राफी का पीडीएफ, पॉलिटी का पीडीएफ, आप लोग का जो भी पीडीएफ है वो बचा हुआ है वो डाल देंगे, और एनसीईआरटी बुक्स दे देंगे। आप लोग खाली टाइम पे एनसीईआरटी पढ़िएगा लोग। सारा समस्या कल कर देंगे, लिख के रख दिए, ठीक है। कल हम मिलेंगे 6 से 6:15 के बीच में, कभी भी लाइव आ जाएंगे। थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, समझे बाबू, आने जाने में थोड़ा सा, कभी हम भी मशीन तो है नहीं। चलिए मिलेंगे हम लोग अब कल, ठीक है। मन लगा के पढ़ा करो यार, सिकंदर हो या कोई भी हो यार, तुम सिकंदर हो चाहे पोरस हो या कोई भी हो यार, मन लगा के पढ़ाई करो। हमारे बहुत तकलीफ होता है यार। हमारे साथ के कुछ लड़के थे जो हमारे साथ पढ़े थे 7-8 में, आज देखते हैं कोई होटल खोला हुआ है, उसके दुकान पे कोई जाता है, 4 गो समोसा दो, बेचारा समोसा दे रहा है।
मेरे साथ कुछ लड़के पड़े थे, इनके कपड़े की दुकान है, कोई आके कहता है गमछा दिखाइबो, तो गमछा दिखा रहा है, गंजी दिखाओ, अंडरवियर दिखाओ। यार बहुत अफसोस होता है। वो लोग भी अपनी ज़िंदगी हंसी मजाक से बिता दी है। हद है यार। हम कहीं किसी दूसरे के यहाँ बारात वगैरह में जाते हैं ना, तो जिसके बारात में या जिसके शादी या किसी फंक्शन में हम चले जाते हैं ना, तो उस आदमी की इज्जत बढ़ जाती है। अरे खान सर आए थे तुम्हारे यहाँ, जबकि मेरे साथ के पढ़े हुए लड़के आज कोई वैल्यू नहीं है। रीजन क्या है यार? वो लोग पढ़े लिखे थे। आपको पता है भीमराव अंबेडकर दलित जाति से आते थे, उन्हें लोग अछूत समझते थे, कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, कहते थे तुम चमार जाति की हो। लेकिन वो व्यक्ति पढ़ लिख कर इतना आगे चला गया, इतना आगे चला गया। कहा जाता है ना कि काबिल इतना बनाओ खुद को कि तुम्हें रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़े। तो आप मजाक मजाक में करोगे यार, मेरा क्या जाता है, हमें एक बटन दबाना है, चैट बंद हो जाएगा। कुछ जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। जितनी बाबू आपके जिले की जनसंख्या नहीं है ना, उतने लड़कों को हमने पढ़ाया है। 10 से 12 लाख जनसंख्या होगा आपका। कितने लाख को पढ़ा के भेज दिए। कोई अपनी नौकरी पे है तो अपने लिए है, बेरोजगार है तो अपने लिए, हमारे लिए क्या है? आप बेरोजगार रहेंगे कोई फर्क नहीं है, रोजगार लग जाएगा तो 1 किलो मिठाई लेके आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेके आएंगे। ऐसा थोड़ी है। बहुत सारे टीचर को देखते हैं पब्लिसिटी, हमारा विद्यार्थी, हमारा बहुत सारा पब्लिसिटी है, हमको इस सबसे मतलब नहीं है पब्लिसिटी से। हम बस ये चाहते हैं कि आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर लीजिए, कि बुढ़ापे में माँ बाप आपके पैसे पे पैसा उड़ाएं। जिस तरह माँ बाप कैसे कहते हैं, ए बहुत पैसा उड़ा रहा है, उस दिन आप अपने माँ बाप को बोलिए मम्मी पापा बहुत पैसा खर्चा कर देते हैं, फिर कहिए कोई बात नहीं खर्चा करिए, आप ही लोगों ने तो पढ़ाया है। नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, कल मिलेंगे। नहीं, कल पूरा क्लास नहीं चलेगा बाबू, केवल आपका दरोगा वाला बैच चलेगा। ठीक है, गुड नाइट। एगो कह रहा है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम पटना में भी रह के। लड्डू भाई, पटना में रहकर भी आपसे नहीं पढ़ पाए। बकलोलवा कहाँ था रे तू पटना में? हाँ, 18 नवंबर का क्लास दे देंगे। लव यू फ्रॉम जूनागढ़ भाई, बिहार से भी लव यू सब लोग को। कोई बात नहीं बाबू, कहीं भी पढ़िए आप लोग, किसी टीचर की अच्छाई बुराई नहीं करनी चाहिए, कहीं ना कहीं अपने में कमी रहती है। ठीक है, सारे अगर सब कुछ टीचर से हो जाता तो उसके सारे स्टूडेंट सक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे हम लोग। ओके, आप सब लोग को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं।